नमस्ते, मैं सत्येंद्र कुमार। आज इस चैनल के माध्यम से कोरोना तथा कोरोना से उत्पन्न जो लॉकडाउन है, इसका आने वाले भविष्य में उद्योग धंधे तथा व्यक्ति जो मानव समाज में है उनके रहन सहन पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में चर्चा करूँगा। आज मैं 20 साल बाद अपनी एक बुक जो किताब को उठा रहा हूँ, ये फिलिप कोटलर की मार्केटिंग मैनेजमेंट है। इसमें एक चैप्टर है कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और उसमें वर्णन है नीड, वांट, डिमांड। नीड मतलब आवश्यक, यानी कि आवश्यक वस्तुएं जिसके बिना आदमी का रहना मुश्किल है। और नीड है तो वांट है, चाह है, लेकिन क्या चाह की पूरा करने की एबिलिटी है? अगर एबिलिटी नहीं है तो डिमांड को पूरा कैसे किया जाएगा? अगर डिमांड पूरा नहीं होगा तो सप्लाई भी उस हिसाब से प्रभावित होगी। कहने का मतलब यह है कि आदमी चाह करके भी वे अपने आवश्यकताओं को सीमित कर लेगा। वो चाहेगा कि उसको उसकी आवश्यकताएं, सारी आवश्यकताएं पूरी हो, लेकिन इस योग्य नहीं होगा कि वो उसको पूरा कर सके। इस तरह से मैं क्या इसका प्रभाव जो है, क्या इसके नुकसान हैं और फायदे हैं कोरोना वायरस और लॉकडाउन के भारतीय अर्थव्यवस्था पर, उसके बारे में मैं क्रमशः वर्णन करूंगा। अब थोड़ा हम लोग सप्लाई और डिमांड का अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पे थोड़ा देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे IMF का रिपोर्ट है, उसमें उसने सीधा जो ग्रोथ रेट है -3% कर दिया है। उसका कहना है कि जो 2020 का जो स्थिति है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो -3% में हमारा ग्रोथ रेट जाएगा। और इंडिया की अगर बात करते हैं तो वैसे भी 6% के नीचे GDP हमारी रही है। और ऐसा होगा क्यों नहीं? क्योंकि जो लॉकडाउन है उसमें प्रोडक्शन भी प्रभावित हुआ है, कृषि क्षेत्र भी प्रभावित हुआ है, और जो सेवा है और अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत काफ़ी बढ़ा है। और इसका प्रभाव हमारे उद्योगों पे, हमारे जो हिंदुस्तान का ग्रोथ है उस पर काफ़ी पड़ने वाला है। परचेजिंग पावर की बात करें तो जब मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है तो कैश फ्लो वैसे ही कम हो जाता है। और इसका जो सीधा प्रभाव है कि जो भी पर्सन है उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, तो वो कोई भी चीज़ जो आवश्यक वस्तुएं हैं उसको तो खरीदेंगे, उसके अलावा जो लग्जरियस हैं जैसे टीवी, फ्रिज, अच्छे महंगे फ़ोन, ऑटोमोबाइल, और साथ ही साथ जो टूरिज्म, होटल इंडस्ट्रीज, एविएशन इंडस्ट्रीज, ये सब इसके चपेट में आ जाएंगे। अगर हम उदाहरण स्वरूप टेक्सटाइल का ही लें तो ये किसी से छुपा नहीं कि टेक्सटाइल की हालत आज हिंदुस्तान में क्या है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। और रही सही कसर कोरोना और लॉकडाउन ने कर दिया है। मतलब अगर मैन्युफैक्चरिंग कम होती है तो रॉ मटेरियल पे भी इसका प्रभाव जाएगा। और सीधा सीधा जो कृषि, जो इसके ऊपर आश्रित हैं, जो किसान है काटन, उनका क्या होगा? और जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो मजदूर लेबर हैं, वैसे भी हिंदुस्तान में किसी तरीके से 30 से 40 करोड़ जनता कुछ सालों पहले गरीबी से बाहर आई, लेकिन अभी जो रोजगार जाने की जो संभावना बढ़ी है और हुई है, या सैलरी कटने की है, वो 23% से ऊपर हो गई, जो अपने आप में बहुत ही भयावह और बहुत ही शोचनीय होगा। अब थोड़ी कृषि पे भी बात कर लें। कृषि की भी हालत इतनी बेहतर हमारे देश में नहीं है जैसा कि बाहर के देशों में देखने को मिलता है, क्योंकि परंपरागत कृषि का जो टेक्निक, मौसम के ऊपर उसकी निर्भरता, यह एक बहुत बड़ा कारण है। अब थोड़ी बड़े उद्योगों के बारे में बात कर लें जो करीब करीब 25 लाख करोड़ के ऊपर बैंकों के ऊपर ही निर्भर है। और हम कुछ ही दिन पहले से देख रहे हैं कि काफ़ी जो उद्योग हैं वो NPA हो गए हैं, और इसमें बहुत सारे उद्योग NPA होंगे, जिसका प्रभाव
बैंकिंग सेक्टर पे भी पड़ेगा, और बैंकिंग सेक्टर पे जब पड़ेगा तो वहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट और जो उनका भी ग्रोथ रेट है वो भी नीचे जाएगा। और जो बड़े उद्योग हैं उनमें तो बहुत सारे कुछ ऐसे भी हैं जो पावर सेक्टर है या अन्य सेवाएं देते हैं, वैसे भी वो उल्टी सांसें गिन रहे हैं, तो वो तो इसमें जाएंगे ही जाएंगे। और जो लोग दे नहीं पाएंगे वो एनपीए होंगे, और इस तरह से बड़े उद्योग भी प्रभावित होंगे। जो बचेंगे वो मोनोपोली पे आएंगे, और मोनोपोली भी हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। चाइना अपने बड़े उद्योगों को भी संरक्षित करता है। वह किसी देश में अगर जाता है, वहाँ पे अगर किसी तरीके का एग्रीमेंट होता है तो वो अपने उद्योगों को वहाँ पे स्थापित करता है, और लोगों का जो संसार के अंदर है जो विश्वास है कि भाई सरकार है, सरकार की एक नीति और एक नियम निर्धारित है, वो आने वाले समय में चाहे सरकारें बदले तो भी कंटिन्यू रहती हैं। ऐसा हमारे देश में नहीं है। तो हमारे देश में जो कुछ ऐसे रूल रेगुलेशन बनने चाहिए जो काफ़ी दूरगामी हो, क्योंकि दूरगामी अगर नहीं रहेंगे तो उसका भी इफेक्ट इस पर पड़ेगा। और जो एफडीआई है उसके माध्यम से भी पैसा आने में काफ़ी दिक्कतें होंगी। रही सही जो छोटे उद्योग हैं उनकी हालत, जिसमें सबसे ज़्यादा जॉब का जो क्रिएशन था, जो मिडिल लेवल से लेके और नीचे तबके यानी मजदूर जिनको पूरा वहाँ पे संरक्षण मिलता था, आज उनकी हालत भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। और यही कंडीशन रहा तो लॉकडाउन में उन्हें भी ख़त्म होने से कोई रोक नहीं पाएगा। और जो बड़े उद्योग हैं वो सरकार के साथ साथ उनके अंदर भी मैंने कई जगह पाया है कि जो टॉप मैनेजमेंट में अधिकतर लोग हैं, मिडिल मैनेजमेंट में हैं, उनकी जो योग्यता है उसमें कहीं ना कहीं कमी है, और जो मिडिल से नीचे हैं उनके अंदर ट्रेनिंग की कमी है। क्योंकि जो टॉप है वो काम पे कम, बटरिंग पे ज़्यादा ध्यान देता है, और इससे क्या होता है कि जो क्वालिटी और क्वांटिटी है वो दोनों प्रभावित होती है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर हमें कुछ करना होगा तो उसके लिए हमें पूरे तरीके से हमें उस प्रतिस्पर्धा में चलने योग्य बनना होगा। थोड़ी हेल्थ सेक्टर की बात कर लेते हैं। हमारे जो पूरा बजट है जो फाइनेंशियल ईयर का, उसमें कितना हेल्थ के ऊपर खर्च होता है, कितना एजुकेशन के ऊपर खर्च होता है। चलिए, हेल्थ के ऊपर जो पहले खर्च होता था तब और आज में दिल्ली आसमान का फर्क है। कहीं ना कहीं हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट को खर्चे करने पड़ेंगे, और जो मद हेल्थ सेक्टर में जाएगा उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं दूसरे सेक्टर पे भी पड़ेगा। तो यह भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि कैसे हेल्थ सेक्टर को भी मैनेज करें, और दूसरे सेक्टर जो तत्काल से तत्काल जो कुछ प्रोडक्शन या इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जिनको तत्काल शुरू करना चाहिए, ताकि इससे जो मजदूर वर्ग है उनकी समस्याओं का हल हो सके। क्योंकि आज रोटी की संकट पूरे देश के सामने करीब करीब मैं मान रहा हूँ कि जो नए गरीबों की संख्या बढ़ेगी वो अभी 15 से 20 करोड़ के आसपास होगी। वैसी स्कीम लाने चाहिए जिससे कि वो तत्काल रूप से इससे नुकसान न उठाएं और उनकी दिनचर्या चलने लगे। लेकिन साथ ही साथ अगर कोई चीज़ आती है तो उसकी अगर नेगेटिविटी होती है तो उसकी कुछ पॉजिटिव भी होता है, और पॉजिटिव का मतलब है कि उसके लाभ क्या हो सकते हैं। कोरोना वायरस एवं उससे उत्पन्न जो स्थिति है, जो लॉकडाउन है, उसके फायदे क्या हो सकते हैं। क्योंकि अगर दृढ़ निश्चय से हमें रूल रेगुलेशन गवर्नमेंट बनाती है और संसार के स्तर पे अपने आप को स्टेबल करती है, तो मैं समझता हूँ इससे अच्छा सुअवसर नहीं मिलेगा। क्योंकि 91 और 92 के समय में भी भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा भंडार था वो काफ़ी कम हो गया था। रिफॉर्म लाए और उसका इम्पैक्ट भी हुआ कि हमारी जो इकोनॉमिक जो बजट है वो कई गुना बढ़ गया आज के डेट। एक भ्रांति थी कि एक ही जगह से सामान लिया जाए क्योंकि वहाँ से हर चीज़ सस्ता मिलता है, वह चाइना।
इसके बाद संसार में एक ये भी भ्रांति टूट गई है कि खाली एक पे निर्भर होना ठीक नहीं है, और उसके लिए अब भारत एक ऐसी जगह है जहां काफ़ी सुअवसर है। हमारे पास जो एटमॉस्फेयर है, जो मैन पावर है, जो एक बड़ा बाजार है, इसका लाभ हमें उठाना चाहिए। मैंने समाचार में देखा है काफ़ी अच्छी चीज़ों के बारे में। सरकार ने भी जस्ट एक निर्णय लिया है कि जो FDI में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसमें बाहर से जो पैसे आते थे, उसमें कुछ देशों को रोक रखा था जिसको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती थी, जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश। लेकिन सरकार ने अपने उद्योगों को बचाने के लिए ये कदम काफ़ी अच्छा उठाया है कि उन्होंने दिया है कि भारत के चारों तरफ जितने भी पड़ोसी देश हैं, उनसे अगर कोई भी FDI में इन्वेस्ट करता है तो उसे सरकार से परमिशन लेना होगा, क्योंकि इसका मेन जो इम्पैक्ट है, आज मार्केट जो शेयर मार्केट है, जो कंपनियों की स्थितियां हैं, वो काफ़ी दयनीय हो जाएंगी, और दयनीय होने की वजह से जो सस्ते शेयर होंगे उसको कुछ लोग परिस्थितियों का लाभ लेकर के खरीद लेंगे। अब जब उसमें उनका पार्टनरशिप हो जाएगा तो फिर हमें कहीं ना कहीं उनके साथ झुकना होगा। तो मैं गवर्नमेंट का इस निर्णय को सराहना करता हूं, और गवर्नमेंट को जो लघु एवं मध्यम उद्योग है उसके ऊपर भी ध्यान देने होंगे, कुछ ऐसी स्कीमें लानी होगी, क्योंकि जो GST का अभी जो कलेक्शन होगा वो माइनस में ही जाने वाला।